ओम नारायण 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 नारायण। सेक्स लाइफ करीब 15 दिन पहले यानी 25 जून को नेटफ्लिक्स पर इसे रिलीज़ किया गया और तभी से लगातार पिछले 15 दिनों से नेटफ्लिक्स पर ये टॉप 10 में बनी हुई है। केवल टॉप 10 में नहीं, टॉप 3 में बनी हुई है। जब भी मैं पिछले 15 दिनों से नेटफ्लिक्स ओपन कर रहा था तो वो जो टॉप 10 की लिस्ट है उसमें बार बार ये फिल्म मुझे दिखाई दे रही थी। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं आखिर क्या है। वैसे गेस करना कोई कठिन नहीं था, जैसा कि इसका नाम है सेक्स लाइफ, तो पता चल ही रहा था कि भाई कैसा कंटेंट इसमें होगा और क्यों ये टॉप 10 में बनी हुई है। जैसे कि पिछले करीब 1.5 वर्ष पहले 365 डेज जब रिलीज़ हुई थी तो ग्लोबली तो वो करीब 1.5-2 महीने तक पहले नंबर पर बनी हुई थी ही, पर भारत में भी वो फिल्म फर्स्ट नंबर पर बनी हुई थी टॉप 10 की लिस्ट में करीब 1 महीने से भी ज़्यादा समय तक। तो बिल्कुल जब मैंने इस वेब सीरीज़ को ओपन किया तो हाँ, क्या कहूँ, मतलब सेक्स और न्यूडिटी तो थी ही, वो तो बिल्कुल स्वाभाविक था, पर उसके अलावा भी इतनी वियर्ड, वाहियात, विचित्र सी बातें हैं ना, क्या कहूँ, मतलब एक्सट्रीमली अनलाइकेबल कैरेक्टर्स। खास तौर पर इसका जो बिली और उसका जो बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड ब्रैड, दोनों एक्सट्रीमली अनलाइकेबल कैरेक्टर्स जो बिल्कुल एक्सट्रीमली अनलाइकेबल बातें करते रहते हैं पूरे 50-50 मिनट के 8 एपिसोड्स में, जो देखना सच में असहनीय हो जाता है, इंटॉलरेबल हो जाता है। चलिए थोड़ा सा कहानी के बारे में बात करते हैं। देखिए करीब 2.5 वर्ष पहले मैंने एक वीडियो बनाया था हमारे चैनल पर, लिबरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेम और विवाह, इन 2 विषयों पर मैंने चर्चा की थी, विवाह और प्रेम के बारे में लिबरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ये जो अपने आप को बड़ा मॉडर्न, प्रोग्रेसिव, फ्री थिंकर और ओपन माइंडेड वगैरह अपने आप को कहते हैं ना, लिबरल वगैरह, तो आपने देखा होगा जब इन्हें युवावस्था में जीवन के मज़े लेने होते हैं तब इन्हें एक ऐसा पार्टनर चाहिए होता है या ऐसे पार्टनर्स चाहिए होते हैं जो गैर जिम्मेदार हो, केयरलेस हो, जीवन और फ्यूचर को लेकर कोई ज़्यादा चिंता ना करते हो, मौज करो, कल किसने देखा है, लाइफ को एंजॉय करो, जो कमिटमेंट वगैरह में ज़्यादा विश्वास रखते नहीं है, फक बड़ी, सेक्स बड़ी, वन नाइट स्टैंड, मल्टीपल पार्टनर्स वगैरह, इस प्रकार का एक हिप्पी जैसा जीवन जीने वाले लाइफ पार्टनर्स इनको चाहिए होते हैं जब इन्हें अपनी लाइफ जीवन के मज़े लेने होते हैं युवावस्था में। पर जब कुछ समय के बाद में इन्हें सेटल होना होता है लाइफ में, तो उन्हें स्टेबल माइंड वाला पार्टनर चाहिए होता है। मैं लड़का लड़की दोनों की बात कर रहा हूँ, स्त्री पुरुष में किसी एक जेंडर की यहाँ बात नहीं कर रहा। जब उन्हें सेटल होना होता है ना लाइफ में, तो स्टेबल माइंड वाला, स्थिर बुद्धि वाला बंदा चाहिए होता है या पार्टनर चाहिए होता है, जो भी हो, लड़का लड़की, जो अपने फ्यूचर को लेकर, लाइफ को लेकर, फैमिली को लेकर सीरियस हो, गंभीर हो, जीवन में स्थिर हो, अच्छी खासी नौकरी हो, पैसे हो, जिम्मेदार हो, कमिटेड हो, अपने परिवार की चिंता करता हो, एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये बातें जिसके अंदर हो, ऐसा पार्टनर उन्हें चाहिए होता है। इवन अपने आप को लिबरल कहने वाले जो फिल्म मेकर्स होते हैं ना, वो अपनी फिल्मों में भी अपनी इस सो कॉल्ड लिबरलिज्म वाली लाइफस्टाइल को जस्टिफाई नहीं कर पाते। वहाँ पर भी वो यही मैसेज उन्हें एंडिंग में देना पड़ता है कि भाई लाइफ में जब सेटल होना होता है ना, तो ऐसा ही पार्टनर चाहिए होता है जो जिम्मेदार हो, कमिटेड हो, जीवन को लेकर, फ्यूचर को लेकर सीरियस हो। इवन अनुराग कश्यप की मनमर्जी का उदाहरण आप ले लीजिए ना, तापसी पन्नू का कैरेक्टर विकी कौशल के कैरेक्टर के साथ में वो युवावस्था में कितने मज़े लेते हैं, अलग अलग प्रकार से सेक्स करना, जैसे चाहे वैसे मनमर्जी के अनुसार जीना। पर जब तापसी पन्नू के पात्र को लाइफ में सेटल होना होता है तो उसे अभिषेक बच्चन जैसा पात्र चाहिए होता है, जो कमिटेड हो, लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर सीरियस हो, अच्छा खासा परिवार वाला, फैमिली वाला बंदा हो, नौकरी हो, पैसे हो, हाँ, ऐसा स्थिर बुद्धि बंदा उन्हें चाहिए होता है। उससे वो कमिटमेंट की अपेक्षा करते हैं फिर, हाँ। तो ये खुद जिस प्रकार की घिनौनी लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं ना, वैसी घिनौनी लाइफस्टाइल वाला पार्टनर अपने लाइफ में नहीं चाहते जब उन्हें सेटल होना होता है। तो उसी प्रकार का यहाँ पर हमारी इस सीरीज़ का जो एक्सट्रीमली अनलाइकेबल कैरेक्टर है बिली का, वो भी है। उसने अपनी युवावस्था में, उसका ऐसा कहना है कि भाई उसने, बिली ने और उसकी एक फ्रेंड साशा, वो दोनों लगभग आधे न्यूयॉर्क के साथ सो चुकी है। इतने सारे लड़कों के साथ उन्होंने सेक्स किया है, हाँ। और एक बिली का एक बॉयफ्रेंड भी था, ब्रैड नाम का। वो उसकी लाइफ में जब आया था बिली के, तो तब तो भाई उसने ऐसा सेक्स एंजॉय किया था जो उसने जीवन में कभी नहीं किया था। एक मतलब कुछ सेक्स गॉड और वगैरह वगैरह, पता नहीं वो उसे क्या क्या कहती है ब्रैड को। तो ये सब उसने मज़े लिए हुए थे बिली ने। पर जब उसे लाइफ में सेटल होना था तो वो किसके पास जाती है? कूपर के पास। कूपर नाम का एक बंदा है जो कमिटेड है,
अपनी पत्नी के साथ ही वो रिलेशनशिप में रहता है, किसी और के तरफ वो देखता भी नहीं है। लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर वो काफ़ी सीरियस है, फैमिली वाला बंदा है, फैमिली की, बच्चों की, पत्नी की वो बहुत केयर करता है, पत्नी से बहुत प्रेम करता है, अच्छी खासी नौकरी है, पैसा है, घर है। ऐसे स्टेबल माइंड वाले बंदे के साथ वो शादी करती है, विवाह करती है। अब शादी को हो जाते हैं 8 वर्ष। 8 वर्ष के बाद, शादी से 8 वर्ष हो चुके हैं, उसके बाद ये सीरीज़ वहीं से शुरू होती है। और फिर उसके बाद फिर बिली और उसका जो पास्ट है, एक्स बॉयफ्रेंड वगैरह, ये सारी बातें हमें फ्लैशबैक में दिखाई गई है। तो 8 वर्ष पूरे जब होते हैं बिली को, वहाँ से सीरीज शुरू होती है। और शुरुआत में ही हमें दिखाया गया है कि जो बिली, एक्सट्रीमली अनलाइकेबल कैरेक्टर, उसे अचानक से अपने पुराने बॉयफ्रेंड की याद आती है, क्योंकि उसका जो पति है वो अभी काम में बहुत बिजी हो गया है, बिस्तर पर उसे खुश नहीं कर पाता, ज़्यादा देर तक वो सेक्स नहीं कर पाता, शीघ्रपतन उसे हो जाता है। और इस कारण से वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचना छोड़ नहीं पा रही। अपने साशा को फ़ोन करती है, अपनी जो साथ में जो वहाँ पर हाउसवाइफ वगैरह उसमें साथ होती है, उन सबको बताती है कि भाई मैं अपने पुराने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचना ही नहीं छोड़ पा रही, मैं उसको अपने मन से निकाल ही नहीं पा रही। ब्रैड 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 वगैरह पूरी 8 एपिसोड में वो बस यही करते रहती है, ब्रैड ब्रैड ब्रैड, मैं उसे अपने मन से निकाल ही नहीं पा रही। वो साइकोलॉजी में PhD कर रही है, ऐसे दिखाया है। वैसे ये जो वेस्टर्न अपने आप को बड़े मनोवैज्ञानिक वगैरह कहने वाले होते हैं ना, वो पश्चिमी मनोविज्ञान पूरी तरीके से एक बीमार मन के द्वारा दूसरे बीमार मन का किया गया अध्ययन, ये एक कुल मिलाकर वेस्टर्न फिलोसॉफी को, साइकोलॉजी को हम कह सकते हैं। तो ये यहाँ साइकोलॉजी का अभ्यास कर रही है, खुद बीमार मन है, अपने पुराने पास्ट के बारे में वो सोचना ही नहीं छोड़ पा रही। और वो इतना इरिटेट करता है हमें, इतना इरिटेट करता है। एक तरफ तो बिली कहती है कि भाई कूपर कितना अच्छा है, हर प्रकार की खुशी उसने मुझे दी है, इतना अच्छा पति तो किसी का हो ही नहीं सकता। हा? जो मैं चाहती हूँ वो करता है, वो मेरी सारी इच्छाएं पूरी करता है वो, पर बस मुझे बिस्तर में खुश नहीं कर पा रहा अच्छी तरीके से। हालांकि वो सेक्स वगैरह करता है पर अच्छी तरीके से खुश नहीं कर पा रहा ब्रैड की तरह, इसलिए मैं उसके बारे में सोचना ही नहीं छोड़ पा रही। और इसके बाद में फिर बिली जर्नल्स लिखना शुरू करती है लैपटॉप में, कि भाई मैंने कैसा कैसे सेक्स किया था, कैसे कैसे वियर्ड तरीके से किया था, लिफ्ट में वगैरह कैसे उसने मुझे क्या क्या किया था वगैरह, वो सब बातें वो लिखती है। और ये बातें फिर कूपर पढ़ लेता है एक दिन लैपटॉप में। और पढ़ने के बाद फिर कूपर असुरक्षित अनुभव करने लगता है कि भाई मेरी पत्नी तो पुराने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही है, तो अब मुझे भी अपनी पत्नी को खुश करने का प्रयास करना चाहिए। तो वो फिर वियर्ड तरीक़ों से उसके साथ सेक्स करने का प्रयास करता है, पर फिर भी बिली खुशी नहीं हो पा रही, क्योंकि वो ब्रैड की ही याद उसे आ रही है। और पूरे 8 एपिसोड में बस यही चलता रहता है, वो ब्रैड के बारे में सोच रही है। ब्रैड फिर उसको थोड़ा सा, वो दोनों मैसेज वगैरह भी एक दूसरे को करने लगते हैं। ब्रैड भी बिली को वापस पाने की कोशिश कर रहा है, पर बिली अपने पति को भी नहीं छोड़ना चाहती है, साथ में ही अपनी इच्छाओं को भी पूरा वासना को वो पूरी करना चाहती है, पति को भी नहीं छोड़ना चाहती। और इसी में 8 एपिसोड्स कंप्लीट हो जाते हैं। पर सबसे वियर्ड बात दिखाई गई है, सबसे विचित्र बात दिखाई गई है इस सीरीज़ के आखिरी सीन में, जहाँ पर वो अपने बच्चे के स्कूल गई हुई है, जहाँ पर स्कूल में कुछ कार्यक्रम था, स्टेज पर उसके बच्चे का, वो सब वो देखते हैं। और वो देखते हुए फिर से जो बिली है वो अभी तक सब कुछ भूलने का प्रयास कर रही थी ब्रैड को, और सब कुछ भूल भी जा रही थी लगभग, हमें ऐसा लगता है। पर आखिरी सीन में आकर फिर से उसे लगता है कि भाई नहीं, मेरी ये जो फेमिनिन साइड है ना उसे मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए। हाँ, मतलब भाई इतना फेमिनिज्म तो था, मतलब 8 एपिसोड में इतना फेमिनिज्म देख देख कर तो वो झेला नहीं गया था मुझसे। और फिर आखिरी सीन में तो ऐसा फेमिनिज्म का क्या कहूँ, मतलब इतना फेमिनिज्म कहाँ से अब हमारे जैसा सामान्य व्यक्ति नहीं झेल पाता यार। और फिर वहाँ पर वो क्या कहती, भाई एक जो स्त्री का एक फेमिनिन साइड होती है ना, वो एक्सप्लोर करने के कई सारे तरीके होते हैं। और वहाँ पर फिर वो भाग जाती है, अपने बच्चे का वो कार्यक्रम वगैरह सब छोड़कर वहाँ से वो भागती है। किसकी तरफ? ब्रैड की तरफ भागती है। और भागते हुए वो क्या सोच रही है आप ज़रा सुनिए। ख्वाहिशें कई तरह की होती है, औरत होने के कई मायने होते हैं। इंग्लिश में कहा है कि अ लॉट ऑफ वेज टू बी फेमिनिन। मैं हर सुबह इसी के साथ उठती हूँ और मैं दिल में खुश हूँ, पर सच कहूँ तो इतना काफ़ी नहीं है। एक औरत के लिए ऐसी चाहत रखना मना है। ऐसी चाहतें हम जवानी में तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ने पर हमें उन्हें भूलकर आगे बढ़ना होता है। और हम ये सोच लेते हैं कि आगे बढ़ते हुए अपनी खुशियां कुर्बान करने में ही अपनी भलाई है। लेकिन असली आज़ादी और ताकत चाहतों को छिपाने में नहीं है, उन्हें खुलकर जीने में है। खुद को दबाओ मत, दुनिया को बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। और मुझे सब कुछ चाहिए और अभी के अभी चाहिए।
और ये सब सोचते हुए वो ब्रैड के दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो जाती है। सामने ब्रैड है और वो उसे क्या कहती है कि मैं अपने पति को नहीं छोड़ूंगी, पर इससे कुछ नहीं बदलेगा। नाउ फक मी, आओ मुझे, मतलब वो उन्होंने वो वर्ड यूज़ नहीं किया है, ये कहा है कि हिंदी में उन्होंने कहा है कि आओ मुझे प्यार करो। इंग्लिश में नाउ फक मी ऐसा उसने कहा है। मतलब फेमिनिन साइड एक्सप्लोर करना मतलब क्या है कि भाई इस प्रकार से अपना जो अच्छा खासा पति है जो तुमसे बहुत प्रेम कर रहा है उसको चीट करो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, उससे कहो कि भाई मैं अपने पति को नहीं छोड़ूंगी, उसके छाती पर बैठकर मूंग दलूंगी, उसे परेशान करूंगी और मैं तुम्हारे साथ भी यहाँ पर जो भी है क्या कहे उसको। हद होती है मतलब यार। इसके IMDb पर रिव्यूज़ अगर आप पढ़ेंगे ना, जो वहाँ पर लोगों ने कहा है इसके बारे में, वो आप ज़रूर पढ़ना, आप हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। इवन इस सीरीज़ को देखकर तो ऐसा लगता है कि ऐसी लाइफस्टाइल जीने वालों से तो जानवर अच्छे हैं। कम से कम जानवरों में तो कुछ सभ्यता, कुछ शालीनता, डिसेंसी होती है। वो भी एक विशिष्ट ऋतु में, विशिष्ट समय में संभोग करते हैं, सेक्स करते हैं। भाई ऐसी लाइफस्टाइल जीने वालों से तो भाई जानवर अच्छे, मैं सच कहता हूँ। बाप रे। और जो बातें सीरीज के एंडिंग में कही गई ना कि भाई हमें अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए, आज अभी इसी समय हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, हमें अपनी लाइफ को खुलकर जीना है, इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। आज इसी लाइफस्टाइल के कारण वेस्टर्न कंट्रीज के क्या हालत हो चुके हैं, ये बातें मैं इसके पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ। आप मेरा स्केटर गर्ल का रिव्यू देखिए, कैसे कई सारे यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज सेक्स टूरिज्म का डेस्टिनेशन बने हुए हैं। वहाँ की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रोस्टिट्यूशन से आता है, वैश्य व्यवसाय से आता है। वहाँ की कई सारी कॉलेज में जाने वाली यूथ या सिंगल मॉम्स, उन पर वेबसाइट्स पर बोली लगाई जाती है कि कौन किसके लिए ज़्यादा पैसे देगा। ये इससे मिलने वाला पैसा वहाँ की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कई सारे ब्रोथल्स, कई सारे बड़े बड़े ये नाइट क्लब जहाँ पर ये पोल डांस वगैरह, एरोटिक डांस, न्यूड डांस वगैरह किए जाते हैं, इससे आने वाला टैक्स वहाँ की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कई सारे यूरोपियन कंट्रीज़ की ये सच्चाई है। कई सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग कई सारे सेक्स टूरिज़्म के लिए, केवल सेक्स टूरिज़्म के लिए नहीं, चाइल्ड सेक्स टूरिज़्म के लिए लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। ये सब बातें मैं इसके पहले भी कई बार बता चुका हूँ, मैं यहाँ रिपीट नहीं करना चाहता। पर ये जो है ना, इच्छाओं को दबाओ मत, वासनाओं को दबाओ मत, खुलकर जियो, कल किसने देखा है, ऐसी लाइफस्टाइल के भयानक परिणाम आज वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखे जा सकते हैं। पर फिर भी अपनी फिल्मों के माध्यम से, सीरीज़ के माध्यम से, कंटेंट के माध्यम से वो पूरी दुनिया को आकर्षित करने के लिए इसी लाइफस्टाइल को ग्लैमराइज करके, रोमांटिसाइज करके विश्व के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और कई सारे युवा बच्चे जो युवावस्था में, बचपन में उतनी समझ विकसित नहीं होती, और वो ऐसी लाइफस्टाइल के प्रति आकर्षित हो जाते हैं कि भाई देखो कितने खुश हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि आज उन्हीं वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादातर लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी के शिकार हो चुके हैं। डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के पिल्स लिए बगैर वो जी नहीं पाते, मल्टीविटामिन लिए बगैर वो जी नहीं पाते, रात को ढंग की नींद नहीं आती, स्लीपिंग पिल्स उन्हें लेनी पड़ती है। इस काउंसलर के पास, उस मनोवैज्ञानिक के पास, उस साइकोलॉजिस्ट के पास इधर उधर भटकते रहते हैं। जीवन में फैमिली के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं, शादी होने के बाद तुरंत डिवोर्स हो जाते हैं। उस कारण से जो बच्चे होते हैं उन्हें किसी सिंगल पेरेंट के साथ रहना पड़ता है। कई सारे बच्चों को तो कौमार्यावस्था में ही कई सारी युवतियाँ गर्भवती हो जाती है, तो फिर उन बच्चों को किसी अनाथ आश्रम में, किसी फॉस्टर होम में, किसी कॉन्वेंट में छोड़ दिया जाता है। और फिर ऐसे जो बच्चे होते हैं फॉस्टर होम में बढ़ने वाले, बाद में उन्हें किसी फॉस्टर पेरेंट के पास छोड़ देते हैं। उन फॉस्टर पेरेंट्स के यहाँ पर कई सारे बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है, और ऐसे बच्चों को बचपन में एक मानसिक आघात लग जाता है, अकेले रहने के कारण, अनाथ आश्रम के कारण, सेक्सुअल अब्यूज़ के कारण, या कई सारे सिंगल पेरेंट्स के साथ रहने वाले बच्चों का भी सही तरीके से मानसिक विकास नहीं हो पाता, क्योंकि एक बच्चे के लिए माँ और पिता दोनों ही आवश्यक होते हैं। एक पूरा परिवार आवश्यक होता है उसके मानसिक विकास के लिए। और फिर यही बच्चे ड्रग्स के शिकार हो जाते हैं। कई सारे बच्चे अपने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसा समय रिहैब सेंटर में बिता देते हैं। थोड़े बहुत बचे कुचे बच्चे वहाँ से बच भी जाते हैं, तो फिर वही सेक्सुअल लिबरेशन और हमें सिस्टम ऑप्रेस कर रहा है, गवर्नमेंट हमें ऑप्रेस कर रही है, दबा रही है, हमें फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, इस फासिस्ट गवर्नमेंट से हम फ्री द निप्पल जैसे कैंपेन वगैरह और क्या क्या नहीं। आप थोड़ा देखिए क्या हालत हो चुके हैं आज वेस्टर्न कंट्रीज़ के। तो जितना जल्दी हम ये समझ पाए उतना अच्छा है। और
हम अपने साथ में हमारे जो बच्चे हैं हमारे घर में, उनको हम बताएं, समझाएं ये सारी बातें कि ऐसी ये जो तामझाम है बाहर की, उसके पीछे की सच्चाई क्या है। मैं सेक्स लाइफ को दूंगा 0 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी क्या कहें, मतलब पेरेंटल गाइडेंस के बारे में क्या बात करें। बाकी आपने अगर इसे देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।